हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। भारत के एक सीडीएस ने बहुत केयरफुली एक कैलिब्रेटेड लगभग 1 डेढ़ घंटे का एक स्पीच दिया विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में और क्लैरिटी से एक बात समझाई। वी फूल्ड पाकिस्तान, मतलब ब्रूटली वी वर जस्ट नॉट फूलिंग देम, वी वर वॉकिंग ओवर देम। और मतलब थैंक यू कि भाई ये सारी चीजें क्योंकि एक तरीके से ये क्लासिफाइड डिटेल्स हैं, बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट नहीं होते। और जिस तरीके से अब टाइम लेके भारत सरकार इनडायरेक्टली ये सारे मैसेजेस अब पब्लिक डोमेन में ला रही है, इससे बहुत ज्यादा इनकी पतलून उतरेगी। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को बिल्कुल शांति से पॉपकॉर्न लेके आराम से देखें, रिलैक्स होकर देखें। और इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ग्रुप्स में, हर जगह शेयर कर दीजिए और इसे हाइप कर दीजिए। तो भाई ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के लगभग 1 साल हो गए, 1 साल 3 महीने हो गए, बट किसी सेंस में, इन सम सेंस इट इज स्टिल ऑनगोइंग। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ भारत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लिए, जो भी ये वॉर्स वगैरह को स्टडी करते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेटेजी को समझते हैं, जियो स्ट्रेटेजी को समझते हैं, जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, वॉर समझते हैं, इकोनॉमी समझते हैं, उनके लिए, और सारी जो सोवरेन गवर्नमेंट्स हैं और सारे ऐसे जो कमेंटेटर्स हैं, सारे ऐसे जो प्लेयर्स हैं, स्टेट नॉन स्टेट प्लेयर्स, उनके लिए ये वॉर समझना बहुत जरूरी है। और मैंने देखा बहुत बार मतलब हमने हमने इसे ऑपरेशन सिंदूर बोला, बट मैंने देखा एक्स सीडीएस साहब इसे बहुत ओपनली अब एक वॉर कह रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज थी। सबसे पहले ये उन्होंने कहा, ही विल आल्सो डिस्कस व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड, हाउ वॉरफेयर इज चेंजिंग, व्हाट चैलेंजेस इंडिया में फेस इन फ्यूचर। तो बहुत सारी चीजें बताई, बट हम पहले ऑपरेशन सिंदूर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उसकी प्लानिंग हुई और फाइनली उसका कल्मिनेशन कैसे हुआ, मतलब जो हम सीज फायर कहते हैं, जो रुकना कहते हैं, पॉज कहते हैं, वो कैसे हुआ। सबसे पहले ये इन्वोक करते हैं पॉलिटिक्स एंड वॉर। तो ये उसी आइडिया को रिआइटरेट करते हैं कि भाई देखिए, वॉर इज जस्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। मतलब आप जब किसी और तरीके से कोई सोल्यूशन नहीं फाइंड कर पाते पॉलिटिकली, देयर इज नो अदर सोल्यूशन, तो वॉर बिकम्स योर सोल्यूशन। और यहाँ पे ऑब्वियसली पहलगाम की बात हो रही है, तो पहलगाम के बाद एक क्लियर कट डायरेक्शन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का, कि अब इस लेवल पे इनको परेशान करना है, इस लेवल पे इनको रिटालिएशन देना है कि दे थिंक 2000 टाइम्स बिफोर डूइंग समथिंग लाइक दिस। एनी विच वे, फिर ये कहते हैं कि बट ये सारी चीजें हवा में नहीं होती। यू नीड टू थिंग्स, एक तो मिलिट्री ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, और दूसरा कॉन्फिडेंस। यू हैव टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस। और जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं, मिलिट्री ऑप्शंस इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि आपके पास क्या वेयरविदल है, आपको क्या बजटरी, क्या आपकी सप्लाईज आपको प्रोवाइडेड है, आपने कितना काम किया है। और जो कॉन्फिडेंस है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी लीडरशिप कैसी है, आपने कितना काम किया है, और वो काम एक्चुअली में क्या आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। द नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन अ गवर्नमेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इट हैज इन्वेस्टेड ड्यूरिंग पीस टाइम। तो हम जो कहते हैं ना कि डिफेंस बजट वगैरह, तो इट वाज अ स्लाइट हिंट कि आप ये चीज समझिए कि पीस टाइम में हम जितने पैसे डालते हैं, जितने इक्विपमेंट्स लेते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को जितना मजबूत बनाते हैं, वॉर टाइम में सिर्फ वही काम आता है। अचानक से आप स्पेशल यूनिट्स नहीं बना सकते, अचानक से आप वेपन्स नहीं उठा सकते, अचानक से आप अपनी पूरी सप्लाई चेन को रीओरिएंट नहीं कर सकते, अचानक से आप एक वॉर इकोनॉमी नहीं बन सकते। आपको ये सब तैयार करके रखना पड़ेगा। मिलिट्री ऑप्शंस देयरफॉर कम फ्रॉम ट्रेनिंग, वॉर गेम्स, रिहर्सल्स, कंटिजेंसी प्लानिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। एवरी ऑप्शन कैरीज सम रिस्क। और ये जो रिस्क की बात कह रहे थे कि भाई रिस्क एपेटाइट वो पॉलिटिशियंस के पास होना चाहिए। पॉलिटिक्स ही इंश्योर करेगी कि वॉर हो रहा है, और फिर पॉलिटिशियंस को ही वो पूरा बर्न लेना पड़ेगा, चाहे विन है चाहे लॉस है। समझ आया? तो मतलब जितनी डीप आप पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, जितने डीप स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं, उतना ज्यादा रिस्क है। और ये बात सबको समझ आनी चाहिए, स्पेशली पॉलिटिशियंस को ओन अप करना है वट एवर डिसीजन दे टेक। और इन दिस केस ही वाज सेइंग कि जिस तरीके से ओन अप किया गया, जिस तरीके से क्लियर डिसाइसिव डायरेक्शन दिया गया, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मिलिट्री लीडरशिप टू टेक एक्शंस। तो मिलिट्री प्लानिंग इज ऑलवेज एन इंटरप्ले बिटवीन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो ये मतलब हैंड इन हैंड चलते हैं। ऑल्सो स्ट्रेस दैट नो मिलिट्री इज एवर 100% प्रिपेयर्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हम कभी भी 100% तैयार नहीं हो सकते। हमारी कोई भी ऐसी विंग नहीं है जो मतलब कभी हारे ना, है ना। देयर आर ऑलवेज वीकनेसेस, बट ये वो टाइम नहीं था जब आप अपनी वीकनेसेस गिनाएंगे, वो टाइम था जब आप अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उसको वो अचीव करके देंगे जिसके लिए वॉर स्टार्ट हुआ था, राइट। तो देर विल ऑलवेज बी डेफिशिएंसीज एंड इनकम्प्लीट इंटेलिजेंस, बट ही सेड ऑपरेशन सिंदूर वाज डिफरेंट बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग द थ्री सर्विसेज डिड नॉट प्रेजेंट देयर डेफिशिएंसीज। तो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, एनएसए के साथ जब भी मीटिंग्स हुई, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, डिफेंस मिनिस्टर के साथ जब भी मीटिंग हुई, तो हर बार एक ही चीज क्लैरिटी से रिआइटरेट किया गया कि भाई काम हो जाएगा,
डेफिशिएंसी की बात आराम से करेंगे. इंस्टेड दे मेंटेन that whatever decision the government took, the military could execute it for not merely 1 or 2 days, but for an extended period. It's a statement of confidence कि इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस है वो सारा काम करके देगी. Then he goes back to Uri and Balakot. और उसके बाद वो कहते हैं कि उरी का जो सर्जिकल स्ट्राइक था, इट वाज अ लैंड बेस्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स, जिसमें आपको पता होगा 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस ये जाती हैं, पेनिट्रेट करती हैं, हिट करके आती हैं. राइट, इसके ऊपर आपने मूवी देखी है. तो लैंड रूट ऑप्शन पुलवामा के बाद जो हमने बालाकोट स्ट्राइक्स किया वो खैबर पख्तूनख्वा में था. तो वहां पे कहते हैं इंडिया यूज द एयर रूट with an engagement involving approximately 40 plus aircraft accompanied by a decoy mission operating elsewhere. तो यहाँ पे भी वो बात होती है, बट इन दोनों जो अटैक्स थे इसमें एक चीज तो था कि हमने अपना जो लेवल है वो अप किया, वी अप द एंटे, रिटेलिएशन बिल्कुल मिलेगा आपको, बट एक डेफिशिएंसी थी, जो डेफिशिएंसी हम सबको दिख रही थी, और ऑप सिंदूर में भी एक डेफिशिएंसी है. तो इन दोनों स्ट्राइक्स में एक डेफिशिएंसी ये थी कि हम एविडेंस को बहुत क्लैरिटी से दुनिया के सामने नहीं ला. मतलब हमारे खुद के जो पॉलिटिशियन हैं इतने भाड़ की तरह है ना चिल्ला रहे थे उस समय, और मतलब मैं इससे ज्यादा तीखे शब्द यूज करना चाहता हूं, बट भांड इज द परफेक्ट वर्ड. और जो पॉलिटिशियन है उस टाइम में चिल्ला रहे थे प्रूफ दे दो, है ना. दीज थिंग्स शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड, स्पेशली जब आपकी सोवरेनिटी की बात आती है, कि आपका जो सोवरेन रिस्पॉन्स है, आपके ऊपर अटैक होता है, आपके ऊपर हिट होता है, आप जाकर रिटेलिएट करते हो, आप ठोक के आते हो, उसके बाद आप स्टेटमेंट देते हो, उसके बाद भी लोगों ने क्वेश्चन किया. तो कुल मिला के ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर थी कि भाई अगली बार से हम कुछ भी ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि ये कहानी अगर सिलसिला आप याद रखें 2015 में म्यांमार के स्ट्राइक से शुरू हुआ है. तो अगली बार हम कुछ भी करेंगे तो हम प्रूफ एविडेंस बहुत क्लियर लेके आएंगे, और ऐसा एविडेंस होगा कि जो जिससे कि दुनिया कभी क्वेश्चन ना कर पाए. और इस बार आपने देखा होगा वो इमेजेस है ना, जो ये चकलाला का जो चकला बेलन बना है, इट्स स्टिल वायरल. और जिस तरीके से इनके ऊपर ब्रह्मोस पड़ रहे थे, और पाईजान नूर खान एयरबेस, ये सारी वीडियोस ऑटोमेटिकली वायरल थी, और ये पाकिस्तानी ही वायरल कर रहे थे. तो गुड रिडन्स भाई कि पाकिस्तानी हमें मदद कर रहे थे. Then again, Ob Sindur, he said India deliberately chose a third option, exploiting the lower airspace, keeping the conflict threshold lower, increase assurance of success, retain surprise. तो आप मतलब जो भी आपने पहले किया है वो आप कर नहीं सकते. हो सकता है आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बट आप कंप्लीटली उसे कॉपी नहीं कर सकते, एक टाइप के स्ट्राइक्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी अपनी कैपेबिलिटी बना के बैठे हैं. तो आपको हमेशा सरप्राइज मेंटेन करना पड़ेगा. और इस बार उनको लगा कि जो लोअर एयर स्पेस है, अगर वहां पे हम ये सारा काम करेंगे तो सरप्राइज भी मेंटेन रहेगा, और पाकिस्तान परेशान भी रहेगा. और नेचुरल सी बात है, पाकिस्तान की डेफिशिएंसी हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी थी. इफ यू कीप यूजिंग द सेम मेथड, द एडवर्सरी लर्न्स इट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉल्स. बालाकोट had been different. Balakot was not in Jammu and Kashmir, it was in Khyber Pakhtunkhwa. Sindoor was again deliberately different. तो इसका मतलब एक कंक्लूजन ये है कि आगे भी हम जो ऑपरेशंस करेंगे वो अब सिंदूर जैसा नहीं होगा. एवरी ऑपरेशन प्रोड्यूसेस लेसन. बालाकोट से हमें ये समझ आया कि भाई हमारे पास लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कि भाई हम यहीं से बियॉन्ड विजुअल रेंज हम जाकर ठोक दें. मतलब इंडिया के एयर स्पेस से क्यों हम ऐसे मिसाइल्स नहीं फायर कर सकते जो कि डायरेक्टली जाके पाकिस्तान के आर पार निकल जाए, विच हैज द रेंज टू क्रॉस ओवर पाकिस्तान. तो ये सारी चीजों के ऊपर स्टडी किया गया. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट, इसमें हम वीक थे. मतलब वही जो मैंने आपको बोला ना, प्रूफ लाने की बात, तो उसमें हम वीक थे. डैमेज असेसमेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया नीडेड प्रूफ ऑफ व्हाट इट हैड एक्चुअली अचीव्ड. तो उसके बाद हमने उस हिसाब से अपना जो आर्सेनल है वो भी चेंज किया. जब भी हमारे पास पैसे मिले, हमने प्रोक्योर किया स्कैल्प, हैमर एटसेट्रा एटसेट्रा. तो अलग अलग हमने म्यूनिशंस वो तैयार किए. पाकिस्तान ने भी बहुत कुछ सीखा. पाकिस्तान ने ये सीखा कि भाई उसका जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल झंडू बाम की तरह है. तो उसने HQ9 और PL-15 पे इन्वेस्ट किया, और दोनों ने अलग अलग कंक्लूजन ड्रॉ किए. एनी व्हिच वे, द गवर्नमेंट had given the armed forces emergency procurement of 1 to 4, largely arising from northern border concerns. तो ये northern border concerns के नाम पे जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है, इससे जो हमने असला लिया था और इससे जो हमने तैयारी की थी, मतलब चाइना के अगेंस्ट हमने जो तैयारी की थी गलवान डोकलाम के बाद, तो उसका जो यूजेज है वो ऑप सिंदूर में बुरी तरीके से अच्छे से हुआ. अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमने रशिया यूक्रेन वॉर से भी सीखा. यूक्रेन डेमोन्स्ट्रेटेड डिफरेंट वे ऑफ यूजिंग ड्रोन्स, एम्युनिशंस, काउंटर यूएस. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ड्रोन वॉरफेयर वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोड होता है रशिया यूक्रेन क्राइसिस में. इंडिया ने बहुत कुछ सीखा, बट ऑपरेशन सिंदूर के समय में हमारे पास फिर भी जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है, एक इंटीग्रेटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम है, वो फिर भी तैयार नहीं था. और बाद में आप देखेंगे कि सीडीएस साहब ये कहते हैं कि भाई हमने इसे मतलब आनंद फानन में बनाया, अर्जेंटली बनाया. जो हमारे पास कैपेबिलिटी थी वो कैपेबिलिटी हमने मूव किया नॉर्दर्न बॉर्डर से, और जो कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं थी वो हमने अर्जेंटली बनाया. सबसे बेस्ट चीज जो सबसे जो एक
एज था भारत के पास, वो था कि भारत के पास एंटायर इंडिया का पिक्चर था एंड मे बी बियॉन्ड। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है। आप दक्षेश चौहान सर का पॉडकास्ट देख सकते हैं, उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है इंडिया फर्स्ट पे। पॉडकास्ट है, आप देख लीजिए दक्षेश चौहान सर का। अच्छा, ही रेफर्स टू गवर्नमेंट्स डिसीजन दैट द परपेट्रेटर्स वुड नॉट बी, और हाँ, भाले सिंह सर का भी आप पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। वो जो 314 किलोमीटर वाला जो हिट मारा है, ठीक है, तो ही वाज वर्किंग इन एयर डिफेंस यूनिट। सर्जेंट भाले सिंह पॉडकास्ट S400 पे, ये जरूर देखिएगा। He said, this was conveyed by Prime Minister Narendra Modi in his 24th April Patna speech. तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, we will not tolerate cross border, ये जो गेम्स आप कर रहे हैं, and we will not spare them. सीधी बात है ना? ये चीज बहुत क्लियर है। बट 23 अप्रैल को नॉन मिलिट्री डिसीजंस भी ले लिए गए। ठीक है, नॉन मिलिट्री नॉन काइनेटिक डिसीजंस, मतलब आप चाहे पानी के काम कर रहे हो, ट्रेड की बात कर रहे हो, मतलब आप अपनी बाकी नेशनल पावर को भी डिप्लॉय कर रहे थे। तो इट वाज नॉट कि सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस का यूजेज हुआ है। तो आप आर्म्ड फोर्सेस का जो यूजेज है वो आप ऐड करिए, और फिर बाकी जो हमने इनके ऊपर इम्प्लीकेशंस लगाए, जिसका दर्द आज भी निकलता है, चीखें निकलती हैं। आप देखिए, मरियम बार बार कहती है कि इतना पानी बहता है, मैं पानी बहा देती हूँ, इतनी सारी बातें कर रही है आजकल मरियम। ठीक है, तो पानी इज अ वेरी सीरियस इशू आज तक। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर तो एक तरीके से खत्म हो गया, पॉज पे है, कंटिन्यू है, आप जो भी स्टेटमेंट यूज करें, बट आप एक चीज समझिए कि वो जो पानी का दर्द है वो बहुत बुरी तरीके से टीस रहा है आज भी पाकिस्तान को। एनीवे, तो ये चीज कब पता क्लियर हुई कि भाई डिसीजन कब हमने हिट करना है, कब से शुरू करना है, ये सब 29 अप्रैल को डिसाइड हुआ। ऑन दैट डे द चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी, रक्षा मंत्री है ना, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए मेट द प्राइम मिनिस्टर बिटवीन 23rd एंड 29th अप्रैल। बहुत सारी इंटेंसिव मीटिंग्स चल रही थी, कैसे मारे, कहां मारे, कितना मारे, ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे होगा, अलग अलग आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें इंटीग्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां है। मतलब मजा आ गया ये पढ़ के। और मैंने ट्रांसक्रिप्ट, पहले वीडियो देखी, फिर ट्रांसक्रिप्ट से पढ़ा, मतलब इट इज अ ट्रोव ऑफ नॉलेज। और सबसे बेस्ट जो मेरे को एलिमेंट लगा है ना, एंड दिस इज हाउ यू यू नो रियली अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रन इंडिया, है ना, कि भाई इंडिया में अलग अलग सिविलियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग अलग साइबर यूनिट्स हैं। अब वो साइबर जो यूनिट्स हैं उनको एक साथ इन टैंडम काम करना होता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी साइबर यूनिट एक दूसरे को एक्सपोज नहीं होना चाहती, वो बताना नहीं चाहती, अपने एसेट्स कोई कोई शेयर नहीं करना चाहता। आपके पास मान लीजिए 50 ट्विटर के हैंडल्स हैं। मैं अभी साइबर की बात नहीं कर रहा, मान लीजिए मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि एमओडी के साथ 50 ट्विटर के हैंडल्स काम कर रहे थे, ठीक है, या फिर वो किसी एजेंसी के थ्रू एमओडी के साथ काम कर रहे थे। तो होम मिनिस्ट्री के साथ काम करने वाले और 50 जो हैंडल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। दे वांट टू बी आइसोलेटेड, दे वांट टू बी हिडन। आप ये चीज समझिए। बट ऐसे सिचुएशन में आपको ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, आपको ऑल इंडिया अप्रोच की तरह चलना पड़ेगा, टीम इंडिया अप्रोच की तरह चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी मतलब लेयर्स को भी उन्होंने पुश करके इंटीग्रेशन की कोशिश की, ताकि इन द बैटलफील्ड वी आर नॉट गैपिंग फॉर मोर फायर पावर। तो वो कमी हमें जहां जहां दिखी, चाहे वो स्पेस में दिखी, चाहे वो हमें काउंटर ड्रोन वॉरफेयर में दिखी, जिस जिस एरिया में दिखी, साइबर में दिखी, सोशल मीडिया पे दिखी। सोशल मीडिया तो इनफैक्ट वाज लार्जली मिसिंग फ्रॉम हिज एंटायर स्पीच। और इससे एक चीज बहुत क्लियर होता है कि सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी एज सच एनॉन्स ने चलाई थी। वो लोग जो देशभक्त हैं वो नेचुरली फोड़ रहे थे, बस खुला फोड़ रहे थे पाकिस्तान को। वो बाकी दिन में डिबेट करते रहते हैं, कोई एक दूसरे को इम्पोर्ट बहादुर, कोई चंडीगढ़ लॉबी बोलता है, कोई दूसरे को बेंगलुरु लॉबी बोलता है, कोई को फ्रांस लॉबी बोलता है, आपस में लड़ते रहते हैं। बट ये सारे एनॉन अकाउंट्स, और पर्टिकुलरली ये काम सबसे अच्छे से ट्विटर पे हुआ था। मतलब धज्जियां उड़ा दी थी, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रही थी। ठीक है, और इस टाइम में ही आप देखिए, दिस इज वेयर यू नीड, चाहे कोई इंस्टाग्रामर हो, कोई यूट्यूबर हो, दिस इज द टाइम वेर यू एग्जैक्टली नीड एवरीवन टू फायर ऑन ऑल सिलेंडर्स एंड बैट फॉर इंडिया, नॉट टू क्रिटिसाइज एंड डू लेफ्ट राइट एंड सेंटर पॉलिटिक्स। कुछ दिन बाद हो जाएगा, प्रूफ कुछ दिन बाद मांग लेना, पहले ठोक बजा लो। पाकिस्तान जब मिले ठोक दो, बांग्लादेश मिले, एनी एडवर्सरी दैट यू सी, आप ठोक बजा लो, बाद में देख लिया जाएगा। So I think a lot of work it's still pending on the social media side, but any which way. तो 23 से 29 अप्रैल तक बहुत सारी कंसल्टेशन होती है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मेट अराउंड 4 to 5 टाइम्स। और हाँ, मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वी एक्चुअली डोंट नो हाउ मेनी सोशल मीडिया अकाउंट्स, चाहे आप यूट्यूब देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, हाउ मेनी सोशल मीडिया अकाउंट्स आर एक्चुअली इंडियंस। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ देम आर रियली इंडियंस। और या तो वो ऐसा तो नहीं है कि इंडियन सिम कार्ड पे खरीदे हुए, इंडियन सिम कार्ड पे ईमेल बना के और उसके सोशल मीडिया अकाउंट बना के कराची से चल रहे हैं। तो हाउ मेनी सच बॉट अकाउंट्स आर देयर इन इंडिया? क्या वो चाइनीज अकाउंट है, क्या वो पाकिस्तानी अकाउंट है? दीस थिंग्स आर वेरी सीरियस।
या आज आपको बहुत मज़ाक लग रहा होगा, आज आपको लग रहा होगा कि चलो कमेंट में आके 50 गाली दे देता है। अरे भाई विश्व गुरु बन गए तुम लोग, ये वो कुछ भी बोलता रहेगा। बट आप ध्यान से समझो, और अभद्र टिप्पणियाँ, है ना? गोबर खा लो, मतलब दीज़ काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दे विल कम एंड मेक, बट यू नेवर नो हू आर दे। और इसके ऊपर भारत सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बहुत जल्दी करना पड़ेगा। एनी व्हिच वे, द चीफ्स आल्सो मेट द एनएसए अराउंड 4 to 5 टाइम्स। द रक्षा मंत्री हैड मीटिंग्स विद एनएसए ऑन अप्रॉक्सिमेटली 2 to 3 ओकेजन्स। तो कुल मिला के इस टाइम में जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा था कि भाई अब काम शुरू होगा। चौहान says the major decision that India had to teach Pakistan a big lesson and that cross border terrorism had to end. The military then presented its operational options कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन था कि भाई हम ना लोअर एयर स्पेस को यूज करेंगे, तो इसमें मोस्टली हम आर्मी को यूज करेंगे। बट फिर क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ कंडीशंस भी रखे जाते हैं। नो ह्यूमन और टेक्निकल रीजन शुड कॉज फेलियर। इंडिया मस्ट have evidence of what it did. The operation had to be properly executed. The military had complete freedom of action. तो आपके जो एक्शन है, आपका जो पेरिमीटर है वो डिसाइडेड है, आपका जो एस्केलेटरी लैडर है वो डिसाइडेड है, आपको मारना है ये डिसाइडेड है, कब मारना है ये आप खुद से चूज करें। आप फेल ना हो किसी भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रीजन के कारण, और दूसरी बात जितना मारे उतना एविडेंस लेके आए। इसके बाद क्या होता है कि अभी तक तो हम लोअर एयर स्पेस की बात कर रहे थे, उसके बाद क्या होता है, भावलपुर वो टारगेट लिस्ट में एंटर हो जाता है। जैसे ही भावलपुर एंटर होता है तो उसके बाद एक चीज क्लियर हो जाती है कि भाई एयर पावर भी यूज किया जाएगा। सिर्फ लॉइटरिंग एम्यूनिशंस, ड्रोन से और ब्रह्मोस से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे सब कुछ यूज होगा, है ना? ये सिर्फ आप पिनाका विनाका से खत्म नहीं करेंगे, इसमें सब कुछ यूज होगा। ये बहुत क्लियर हो गया भावलपुर वाले जैसे ही आपने लिस्ट में डाल दिया कि भाई देयर देयर नीड्स टू बी अ मैसेज टू द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, टू द फील्ड मार्शल एंड उस टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑपरेटिव्स हैं, इनके जो सरगना होते हैं, जो इन सारे लोगों को बनाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, उस तक मैसेज जाना चाहिए। अच्छा, he said that involved chief of staff committee and the intelligence apparatus। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। The biggest challenge was target re-identification. Some target had been vacated, reoccupied, reallocated. Therefore, intelligence agencies and military intelligence, तो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, RNAW, military intelligence, they were working in tandem and they were basically giving the complete picture to the NSA, and NSA was thereby giving the entire picture and set of targets। जो भी इंटेल बेस्ड आपको इनपुट चाहिए वो आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं सीडीएस साहब को, है ना? तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और इंटेलिजेंस अपैरेटस के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन होता है। तो व्हाट टारगेट्स एग्जिस्ट, इट वाज व्हिच टारगेट शुड बी स्टक टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इफेक्ट। आपके पास बहुत सारे टारगेट्स थे और आपको उसके ऊपर एकदम क्रेडिबल, प्रिसाइज, एक्यूरेट आपको इंफॉर्मेशन भी चाहिए और उसके बाद प्रिसाइज स्ट्राइक्स भी चाहिए। इसके लिए इंटेलिजेंस भी तगड़ा होना चाहिए और जो ठुकाई होगी वो भी बिल्कुल चोखा होना चाहिए। तो दोनों साइड से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल ऑप्शंस वेर जनरेटेड रिगार्डिंग व्हाट टू स्ट्राइक एट व्हाट लेवल विद व्हाट फोर्स। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट वर एस्टैब्लिश्ड ब्रॉडली एज अलाउइंग द मिलिट्री टू एंगेज एनीथिंग दैट वाज प्रिवेंटिंग। मिलिट्री को बोल दिया गया कि भाई आपको जिसको ठोकना है, और उसको ठोकने के बीच में रास्ते में जो भी लोग आ रहे हैं उसको आप ठोक सकते हो। दूसरी चीज, आपके ऊपर अगर रिटेलिएशन होता है तो यू हैव द राइट टू सेल्फ डिफेंस। आप फिर ठोको, बजाओ, जो आपको करना है करिए। तो ये चीज बहुत क्लियर थी। अब प्रिसीजन तो आपके वेपन्स करेंगे, बट एक्यूरेसी आपकी इंटेलिजेंस करेगी, और इंटेलिजेंस में वो दाद देते हैं कि भाई एनएसए एंड हिज एंटायर टीम, मतलब अलग अलग इंटेलिजेंसीज ने बहुत तगड़ा इनको मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल बहुत अच्छा प्रोवाइड किया। अच्छा, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, सर्विस अलर्ट लेवल्स, टाइमिंग्स, द डे ऑफ अटैक, ओवरऑल सर्विस रेडीनेस। अब जो इनकी जो कमिटी है ये बेसिकली अपनी सर्विसेज में जो इंटीग्रेशन है वो करना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे डिसाइड होता है कि भाई हम मिडनाइट करेंगे। तो मिडनाइट क्यों करेंगे, तो ये पहले ये हुआ कि मिडनाइट में क्या हमारे पास क्या हम मिडनाइट में अटैक कर सकते हैं, क्या हमारे पास ठीक से एविडेंस होगा। तो फिर ये पता चला कि नहीं, हमारे पास वी हैव ऑल दी वेज एंड मीन्स टू गेट द एविडेंस ऑफ आवर स्ट्राइक्स। सो अपना सरप्राइज मेंटेन करते हुए मिडनाइट वाज चोजन कि भाई हम 6 मई को रात को इनको ठोकना शुरू करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो मोबिलाइजेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मोबिलाइजेशन पे उन्होंने बोला कि होता क्या है कि जब भी ऐसे वॉर छिड़ने वाला होता है, वॉर की सिचुएशन होती है, तो जितने कमांडर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके पूरे यूनिट्स बिल्कुल वॉर रेडी हो। कोई भी नहीं चाहेगा ना कि उनके यूनिट थोड़े भी वीक हो। तो अब इसमें क्या होता है कि बहुत बहुत सारे लोग क्या होता है, एक साथ मोबिलाइज होने लगते हैं, और जैसे ऐसे मास मोबिलाइजेशन होने लगता है, सामने से भी मोबिलाइजेशन होने लगता है, और इसके कारण बहुत बार फ्रिक्शन हो जाता है और बिना छेड़े हुए वॉर छिड़ जाती है, राइट? तो ऐसे मास मोबिलाइजेशन को प्रिवेंट करना था और सीक्रेटली मोबिलाइज करना था कुछ कुछ यूनिट्स को जो कि इन्वॉल्व होंगी, सबको इन्वॉल्व नहीं करना था। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज उन्होंने बताया, एयर डिफेंस हैड टू बी रीओरिएंटेड। पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क जो है और वो इंटीग्रेटेड था, और वो इंटीग्रेशन आपको पता है चाइना के लिए किया गया था, और वो इंटीग्रेशन
नॉर्दर्न बॉर्डर पे फोकस था, उसको पिवट करके वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ फोकस किया गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया डिड नॉट हैव अ फुल्ली फंक्शनल फिजिकली इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड। तो अनआर्म्ड एरियल सिस्टम का हमारे पास कोई काउंटर करने का ग्रिड नहीं था, बट अ काउंटर यूएस अरेंजमेंट हैड टू बी बिल्ड रैपिडली। अब देखिए, जो भी आप बिल्ड करेंगे रैपिडली, और इसलिए आप देखेंगे कि ऑप सिंदूर में अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने बहुत सारे ड्रोन ड्रोन डैमेजेस सफर किए हैं। बहुत सारे ड्रोन आए हैं, वो टुक गए हैं, जले हैं। नॉट मेजर डैमेज, बट डैमेज वाज देयर। और स्पेशली एक और जगह बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, दैट वाज पूंछ। बहुत ज्यादा अटैक हुआ था, ठीक है। तो पूंछ के बाद ही वो एक मतलब आपको समझ आया, जो इनके एयर स्ट्राइक्स जो इनके ऊपर पड़े, इनके जो चकलाला वगैरह, नूर खान, वो इसलिए पड़ा क्योंकि आप जब सिविलियन एरियाज को हिट करते हो, क्योंकि इंडिया ने सीधा टारगेट बनाया, हम रात को मारेंगे, सरप्राइज से मारेंगे, हम सिविलियन एरियाज को नहीं टारगेट करेंगे, मिलिट्री टारगेट्स और टेरर टारगेट्स को हिट करेंगे। तो हमारा जो फंडा था वो बहुत क्लियर था, और एस्केलेशन मैट्रिक्स भी बिल्कुल क्लियर था। 5 लेवल के एस्केलेशन मैट्रिक्स पे हम काम कर रहे थे। मतलब व्हाट डिड वी कैलकुलेट, वी कैलकुलेटेड कि हम मारेंगे, फिर वो ये करेंगे, वो ये करेंगे, अगर वो फेल होते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो हम कहां पे एस्केलेट करेंगे और कहां पे हमें रुकना। मतलब दीज थिंग्स वर प्री प्लान्ड। तो द 5 स्टेज एस्केलेशन मैट्रिक्स वाज बिल्ट इन, ये सब कुछ था। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि भाई देखिए, जो प्रिपरेशन है एट सर्विस हेडक्वार्टर्स, पैरेलल वर्क वाज हैपनिंग, टारगेटिंग डेटा, मिलिट्री सर्वे, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, डिजिटल एलिवेशन डेटा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैलकुलेशन, स्टाफ कैलकुलेशन, रिहर्सल, सब कुछ हो रहा था। वेपन्स को भी टेस्ट करना बहुत जरूरी था। बहुत सारे ऐसे वेपन्स थे, जो वेपन्स आ तो गए थे, म्यूनिशंस आ तो गए थे, बट आपने उसको ट्राई नहीं किया था। तो वो सब कुछ ट्राई करना था, स्ट्राइक यूनिट्स को मूव करना था, सब कुछ सीक्रेटली करना था, और आपको अपनी एयर डिफेंस यूनिट्स को भी चेंज करना था, शिफ्ट करना था। जहां पे भी मान लीजिए आपने रेकी करके रखी हो, आइडेंटिफाई करके रखा हो कि भाई यहाँ पे एक कैनिस्टर है, वहां पे कैनिस्टर है, यहाँ पे एक रडार है, वो सारा डेटा अचानक से फ्लक्स में चेंज हो जाता है। आप पूरे एयर डिफेंस यूनिट्स को रिओरिएंट करते हो, आप उन स्ट्राइक यूनिट्स को अलग जगह रिओरिएंट करते हो। आपको ये पता नहीं है कि कहां से कौन सी यूनिट आएगी, कहां से कौन सा स्क्वाड्रन आएगा, और कहां ठोक के कहां निकल जाएगा। So a lot of things were moved left, right and center without making a lot of noise। और आपको याद होगा कि इस टाइम में एक क्लियर इंस्ट्रक्शन आया था कि कोई भी ऐसी मूवमेंट को रिपोर्ट ना करें। आज भी ये इलीगल है, ये सब काम ना करें। तो तो मूव फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट, इंपॉर्टेंट एसेट्स देन हैड टू बी रीडिप्लॉयड, जैसे होविट्जर्स हो गए, एक्सकैलिबर एम्युनिशंस हो गए, एमआर सैम्स, ब्रह्मोस। तो लॉट ऑफ एसेट्स फ्रॉम नॉर्दर्न बॉर्डर्स वेर मूव्ड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ध्यान से देखिए क्या होता है। द डिमांड फॉर सैटेलाइट इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी अब सबको चाहिए थी। और सैटेलाइट इमेजरी के लिए अब ये होता है ना कि आप नॉर्मल टाइम में, पीस टाइम में ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी जो भी कैपेसिटी है उससे आपको 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स हो सकता है आपको डिमांड हो, ठीक है, सैटेलाइट इमेजरी की। तो तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे जो एजेंसीज हैं उसकी जो फायर पावर है उसको कंबाइन करना पड़ेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी गुड केस स्टडी। इफ यू आर राइटिंग सिविल सर्विसेज तो आप ये केस स्टडी उठा सकते हैं। डिमांड फॉर सैटेलाइट इमेजरी इंक्रीज ड्रामेटिकली वंस इट बिकेम क्लियर दैट एन ऑपरेशन वाज इमिनेंट। डिफेंस स्पेस एजेंसी वाज अंडर प्रेशर, ठीक है। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टू मच डेटा, एवरीवन इज आस्किंग, एवरी सीईओ इज कमिंग, मुझे ये डेटा चाहिए, मुझे ये डेटा चाहिए, हाउ विल आई स्ट्राइक विदाउट डेटा, गिव मी सैटेलाइट इमेजरी, गिव मी लास्ट द लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी। तो बहुत सारे ऐसे डिमांड थे। इस डिमांड के कारण भाई आपको इसरो को स्टेप अप करना पड़ा। इसरो ने कुछ सैटेलाइट ही इनके कमांड पे डाल दिए, मतलब डिफेंस स्पेस एजेंसी के ग्राउंड स्टेशन को भी उठा के डाल दिया कि भाई लीजिए आप इस्तेमाल करिए। दिस इज रियली गुड कमेंडेबल यूजेज ऑफ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मिलिट्री यूजेज। और इसीलिए ये जो जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन की बात होती है, इंटरऑपरेबिलिटी की बात होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है उसको हटाने की बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे केस में। तो भाई हमने क्या किया, द रिविजिट साइकिल उसको भी चेंज किया कि भाई आप किसी एक लोकेशन पे 24 घंटे में जाते हैं, एक काम करिए 8-8 घंटे में इसका बार बार रेकी करिए। इंडिया ऑल्सो यूज कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी। तो जहां पैसा फेंक सकते थे वहां पैसा फेंक के कमर्शियल सैटेलाइट, जहां पे इसरो को यूज कर सकते थे, जहां पे स्पेस स्टेशन यूज कर सकते थे, जहां पे डिफेंस स्पेस एजेंसी यूज कर सकते थे, सब कुछ यूज करके आपने काम शुरू किया। और कुछ ऐसा ही काम हमने साइबर एजेंसीज के साथ किया। Cyber agencies simultaneously had to coordinate with service cyber organizations. Cyber capabilities had historically been highly compartmentalized, ताकि एक भी यूनिट अगर मान लो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो दूसरी बच जाए, इसलिए आप इसको अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग दूर करके रखते हो, ठीक है। द चैलेंज वॉज देयर फॉर नॉट ओनली पोजेसिंग कैपेबिलिटीज बट फाइंडिंग आउट व्हाट कैपेबिलिटी एग्जिस्टेड एंड इंटीग्रेटिंग देम इनटू ऑपरेशनल प्लान। उसी तरीके से डीजीडीआईए, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी हैड टू कोऑर्डिनेट ऑल इंटेल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन चाहे स्पेस का हो वो डिफेंस स्पेस एजेंसी कर रही थी, वैसे ही इनकी जो साइबर आर्म है डिफेंस मिनिस्ट्री की, वो सारे जो भी सिविलियन एसेट्स हैं उसको लेके यूज कर रही थी। और उसी तरीके से मतलब एक एक बात आप समझिए, मतलब इवन दो वी आर, एंड इट्स वेरी ग्रेशियस
to grant such power. मैं आपको मजाक नहीं कर रहा. जो लोग पावर में रहते हैं, पावर के बारे में पढ़ते हैं, पावर को थोड़ा भी समझते हैं, वो आपको ये कहेंगे कि अंडर एनी सर्कमस्टांस आप इतने हरक्यूलियन पावर्स किसी को देना नहीं चाहोगे, क्योंकि दीज आर वेरी हरक्यूलियन पावर्स. आप समझिए, आप अपनी ऑलरेडी आपके पास कटिंग एज एजेंसीज है ना, डिफेंस स्पेस एजेंसी, आप इसरो का भी एसेट उठा रहे हो, है ना, आप यूजेज कर रहे हो, ओके. आप साइबर में भी उसी तरीके से एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हो, है ना, आप मल्टीपल एसेट्स को यूज कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो, और उसी तरीके से डीजीडीआई है टेकिंग ओवर ऑल द इंटेलिजेंस. ठीक है, तो भाई मतलब आप समझिए द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वाज एक्सट्रीमली पावरफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए बहुत सारे ये क्वेश्चंस होता है, और ये क्वेश्चन मेरा भी है ना, मतलब दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन एंड इट शुड बी आस्क्ड. ठीक है, कि व्हाई वी आर सो स्लो. इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि ऐसा क्यों क्यों नहीं होता कि इफ देयर इज अ अटैक एंड देयर आर एब्सोल्यूट ट्रेसेस, हमें ये पता है कि ये पाकिस्तान है, तो व्हाई डोंट वी अटैक इन, लेट्स से, द मोमेंट वी गेट टू नो कि ये पाकिस्तान है, तो व्हाई डोंट वी लॉन्च एन अटैक इन नेक्स्ट 24 आवर्स, इन नेक्स्ट 48 आवर्स. तो जो रिएक्शन टाइम है उसके ऊपर बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो उसके ऊपर इन्होंने बताया, क्योंकि देखिए वॉरफेयर भी चेंज हो रहा है, और जो हमारी 3 आर्म्ड फोर्सेस है वो भी धीरे-धीरे इंटीग्रेट हो रही है. इसके साथ ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, हर्डल्स हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में ऊपर में ब्यूरोक्रेसी बैठती है. तो एक कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि आप समझ लीजिए ब्रिटिशर्स के टाइम से आ रहा है. अब उसमें आप इंटीग्रेशन करके एक ऐसी एजाइल यूनिट बना रहे हो जिसमें आप व्हिच इज गोना फाइट वॉर्स, एंड इट हैज टू गेट ऑल द अप्रूवल फ्रॉम द पॉलिटिकल बॉसेस, हैज टू वर्क विद द ब्यूरोक्रेसी एंड द एंटायर चेन, पूरा सप्लाई चेन को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा. एंड if you remember, I know this for a fact that a lot of bureaucrats were not very happy how powerful the armed forces became at that point of time, you know. बहुत लोग ऐसे मतलब लालची से होते हैं, तो उनको बड़ा अजीब लगता था कि people don't like us even to come for maybe a briefing, है ना, सबको बस आर्म्ड फोर्सेस से बातें सुननी है, उन्हीं की ब्रीफिंग देखनी है. तो a lot of such internal rumblings were there. If you don't know, तो आप अब ये बात जान सकते हैं. His answer is that all these processes had to occur simultaneously. Planning, rehearsals, intelligence, escalation planning. और आप देखिए ना वो साइबर वाला, स्पेस वाला, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन, रेड टेप को काटना, है ना, और हर चीज का जो कमांड एंड कंट्रोल है वो आर्म्ड फोर्सेस के पास लेना, है ना, फॉर द मीन टाइम, फॉर द इंटररेगनम, साइबर इंटीग्रेशन, स्पेस इंटीग्रेशन, कमांड अरेंजमेंट, सब कुछ करने के बाद आप तैयार हो रहे थे. इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा और याद करो, तो इसके साथ बहुत सारे रेड्स चल रहे थे, भयानक रेट्स चल रहे थे, इंटेल बेस्ड रेट्स चल रहे थे, इनके चूहों को उठाया जा रहा था, जहां जहां स्लीपर सेल उनको उठाया जा रहा था. इसके बाद कहते हैं इंडिया कंसिडर्ड वेदर टू इन्वोक द यूनियन वॉर बुक. ठीक है, बट वी डिड नॉट कॉल इट अ वॉर, वी कॉल्ड इट एन ऑपरेशन. ठीक है, तो जस्ट शॉर्ट ऑफ, बट ये यूनियन वॉर बुक के कुछ कुछ क्लॉजेस को बिल्कुल इनिशिएट किया जा रहा था, जैसे कि एक क्लॉज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैच ऑल द राइट्स, राइट. तो हिज स्टेटमेंट इज दैट इट वाज नॉट फॉर्मली इन्वोक्ड ऑल्दो द प्रोविजंस वेर इफेक्टिवली यूज्ड. अब आप देखिए, मैं आपको जो बात कह रहा था, हाउ पावरफुल द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बिकेम. द कोस्ट गार्ड वर प्लेस्ड अंडर नेवीज कमांड. वेरी गुड. कोऑर्डिनेशन एक्सपैंडेड विद एमएचए, अदर सिक्योरिटी एजेंसीज. कुल मिलाकर अभी समझिए कि एवरीवन स्टार्टेड रिपोर्टिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, इसको बहुत सॉफ्ट शब्दों में अगर बोला जाए तो, कि नाउ सारे घोड़े मेरे नीचे काम करेंगे, मैं जहां जिस घोड़े को दौड़ाऊंगा वो घोड़ा वैसे दौड़ेगा. ठीक है, फॉर द मीन वाइल द ऑपरेशन इज ऑन गोइंग. और ऐसी इंटीग्रेशन की जरूरत होती है. इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट 5 and 6 वे सैंक्शन फॉर कैपिटल रेवेन्यू. डीआरडीओ आल्सो ऑफर्ड इक्विपमेंट्स. अब देखिए ये सब कहानियां बहुत अच्छी लगती है. डीआरडीओ अनफिनिश्ड इक्विपमेंट लेके आ जाता है. दिस इंटर्न गाय, याद है आपको वो उरी मूवी में, दिस इंटर्न गाय वो एक चिड़िया लेके आता है. तो दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, डीआरडीओ एक्सपेरिमेंट कर लो पाकिस्तान में, तो यू कैन एनी विच डू ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, एनी विच वे दे आर पिग्स. इसके बाद ये कहते हैं कि भाई हमारे पास कुछ इनेबलर्स थे, बहुत फायदे हमारे हुए, और यहाँ पे आपको डर लगेगा, आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान क्यों घुटने पे बैठा था. जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट दिस. और इसमें भी इन्होंने बहुत एक प्यारा सा वर्ड यूज किया है ना, दैट वर्ड, enabler 1, tropex. The navy had just conducted exercise tropex. Many ships were already at sea. बहुत सारी ships समंदर पे थी. The exercise had just finished roughly a week earlier. Ships were returning, reloading munitions and redeploying. वो प्रैक्टिस करके आए थे, सामान लोड किया और रीडिप्लॉय हो गए. उसके बाद ध्यान से सुनना, 40+ सरफेस कॉम्बैटेंट्स. 40+ सरफेस पे, बिलो द सरफेस की बात ही नहीं हो रही, सबमरीन्स की बात ही नहीं हो रही. So 40+ surface combatants including the carrier battle group.
आप ये डिप्लॉय करके इंडियन नेवी को अपने मैक्स फॉर्म में, अपने विराट अवतार में आप कराची के पड़ोस में खड़ा कर देते हो, राइट? और सामने वाले के पास, बेचारे के पास 4 से 5 पाकिस्तानी नेवी सरफेस कॉम्बैटेंट्स, यू नो, मतलब 10:1 ऑन सरफेस। व्हाट अबाउट सबमरीन्स? थिंक अबाउट इट, है ना? तो इट वाज अ ब्लडी सीरियस बिजनेस, है ना? व्हाट इंडियन नेवी वांटेड वाज वेरी डिफरेंट। इंडिया दे वांटेड एन अपॉर्चुनिटी, यू नो, ओपनिंग, दे वांटेड टू ओपन, वो ना नीचे से खोलना चाहते थे पाकिस्तान को, यू नो, द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, वो ना साइड से पाकिस्तान को फाड़ रहे थे, यू नो, जस्ट आप समझिए, दे वांटेड टू डू इट फ्रॉम बिहाइंड। बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल नीचे से मारेंगे, एकदम सही जगह पे मारेंगे, है ना? और सारे पोर्ट वोर्ट खोल देंगे, सारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब 2-3 घंटे में सब स्वाहा हो जाएगा, है ना? विल बर्न द हेल आउट ऑफ योर पोर्ट्स। दैट वाज़ द, आप इतना फायर पावर लेके क्यों भेजते हो? आप, यू लुक एट द फायर पावर यार, क्या बात कर रहे हो आप? आप कैरियर बैटल ग्रुप लेके भेज रहे हो, आप 40 वॉरशिप भेज रहे हो, आप सबमरीन्स भेज रहे हो, व्हाट द हेल वर वी गोना डू? इट इज़ नॉट जस्ट अ पोस्चर, ये बात आप समझिए। पोस्चर यू कैन डिप्लॉय बाय, यार भाई आप 10 डिस्ट्रॉयर्स डाल दो, आप, पोस्चर इज़ वेरी क्लियर, है ना? सेंड सम फाइटर जेट्स ओवर, द पोस्चर इज़ वेरी क्लियर। बट जब आप 40 कैरियर बैटल ग्रुप, दैट मीन्स यू आर सेइंग कि लेट्स जस्ट गेट पाकिस्तान डन वंस एंड फॉर ऑल, खत्म करते हैं यार, देखते हैं इनका न्यूक्लियर आर्म्ड फोर्सेस कहां से निकलता है, राइट? तो उसके बाद एक्सरसाइज हल्दी घाटी, और यहाँ पे भी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जहां पे इन्होंने बहुत मूर्ख बनाया। इंडिया वाज आल्सो कंडक्टिंग अ कम्युनिकेशन एक्सरसाइज हल्दी घाटी ऑन 22 अप्रैल, आई थिंक ये हल्दी घाटी होना चाहिए, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी एआई ने कुछ गलती की होगी। On 22 April, while the exercise debrief was underway, news of Pahalgam began emerging. The decision was made to continue the communication exercises. हम कैसे communicate करेंगे in the meanwhile? अब ये ध्यान से देखिए, और अगर हम ये कर सकते हैं, तो why are we not deploying it in India? पैन इंडिया इसे डिप्लॉय करना चाहिए। दिस इज माई थिंकिंग। आप अगर यूएस को देखें तो डार्पा टेक्नोलॉजी बनाती है, उठा के दे देती है। डीआरडीओ शुड वर्क ऑन दीज थिंग्स। डीआरडीओ को एक ग्रुप ऑफ, यू नो, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली के एक्सपीरियंस्ड एंड सम न्यू गाइस को उठाना चाहिए, बोले बिल्ड सोशल मीडिया का पूरा एल्गोरिदम बनाओ, बैठा के बैठो आप आराम से, जितना पैसा चाहिए लो, एंड लॉन्च योर ओन सोशल मीडिया, ठीक है? एंड देन जस्ट गिव इट द डीआरडीओ मॉडल बनाओ, और किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दो, यू नो, लाइसेंस इट टू 2 to 3 पीपल, वो बना लेंगे आपकी सोशल मीडिया कंपनी। आप देख लीजिए क्यों मैं बोल रहा हूँ ये। द आर्मी हैड अप्रॉक्सिमेटली 8,000 सिक्योर मोबाइल फोन्स, ठीक है? तो वो तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, दे सडनली स्विच्ड देयर मोबाइल्स। अब ये मोबाइल में कोई व्हाट्सएप नहीं था, ठीक है? और ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। दे वर एब्सोल्युटली आउट ऑफ एनी सर्वेलेंस। दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये कहते हैं, इंडिया देयरफॉर डिड नॉट नीड व्हाट्सएप और टेलीग्राम फॉर सेंसिटिव ऑपरेशनल कम्युनिकेशन। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट नंबर्स वुड कॉन्सिक्वेंटली हैव had a much harder time detecting an unusual communication pattern। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है दुनिया की बाकी एजेंसीज के लिए कि भाई हम तो देख नहीं पा रहे। उसके कहते हैं, हमारे मेरा एक खुद का एक स्मॉल रिसर्च सेल था, 6 से 7 ऑफिसर्स थे, ये सब कुछ जो इंटीग्रेशन में जो भी काम चाहिए था वो कर रहे थे। अच्छा, जूनियर ऑफिसर्स की बहुत तारीफ कर रहे हैं। जूनियर ऑफिसर जो 1 स्टार 2 स्टार ऑफिसर्स थे, उन्होंने यार हमें, मतलब सीनियर लीडरशिप को बिल्कुल परेशान नहीं किया कि सर हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। दे जस्ट गॉट द थिंग्स डन, दे वर जस्ट एक्साइटेड। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्रॉस सर्विस इन्वेंट्री हमारे पास थी। क्रॉस सर्विस इन्वेंट्री मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके पास अगर एमआर सैम है, हेलीकॉप्टर्स है, ब्रह्मोस है, तो हमें पता चल रहा था किसके पास कितना है, और अगर किसी को स्पेस चाहिए, किसी को मेंटेनेंस चाहिए, तो वी हैड द डेटा, मतलब तो दे जस्ट आस्क फॉर इट एंड द अदर एजेंसी प्रोवाइडेड इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फ्यूज एयर डिफेंस पिक्चर, जस्ट अमेजिंग वर्क ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन इंटीग्रेशन। ये जो पूरा एयर डिफेंस पिक्चर है, ये भारत नहीं, भारत के बाहर देखता है, पूरे भारत के एयर स्पेस को देखता है, ठीक है? और इसके अलावा म्यांमार में देखता है, पाकिस्तान में देखता है, टू सम एक्सटेंट चाइना में भी देखता है, पाकिस्तान को पूरा कंप्लीटली देखता है। तो ये जो कंप्लीट एयर डिफेंस पिक्चर था, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये फेजेस बताते हैं, 3 फेजेस हैं। पहला फेज है भाई 6 से 7 मई। द फर्स्ट फेज कंसीडर सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑन द नाइट ऑफ 6 मई इनटू 7 मई। चौहान सेज देयर वर 9 टारगेट्स, एयरफोर्स स्ट्रक 2, आर्मी स्ट्रक 7, ठीक है? तो एयरफोर्स ऑब्वियसली द बहावलपुर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फेज 2 8 से 9, यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये कैट एंड माउस गेम। बोथ ऑफ देम वर ट्राइंग टू फाइंड कि भाई हम ड्रोन्स भेजते हैं, रेडिएशन सर्च करेंगे, और रेडिएशन सर्च करके अगर हमें कोई रडार वडार मिल गया, उसको ठोक देंगे।
राइट. सो दे वर एसेंशियली ट्राइंग टू प्रोबिंग मिशंस चल रहे थे, बहुत सारे ड्रोन्स आ रहे थे, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रोन्स ऑन बोथ साइड्स, एंड दे वर ट्राइंग टू फाइंड न्यू टारगेट, दे वर ट्राइंग टू नेगोशिएट टारगेट, दे वर ट्राइंग टू फाइंड लूप होल्स इन द एयर डिफेंस नेटवर्क. तो ये सारा गेम चल रहा था. ठीक है. डिसीव ईच अदर, आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज, प्लग देयर ओन वल्नरेबिलिटी, क्रिएट वल्नरेबिलिटी ऑन द अदर साइड. इंडिया यूज एंटी रेडिएशन वेपन्स अगेंस्ट पाकिस्तानी radar. बिफोर डूइंग सो इंडिया यूज डिकॉयज दैट लुक्ड लाइक एयरक्राफ्ट. तो जैसे ही ये डिकॉयज यूज करते थे भाई, और ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट थी ऑप सिंदूर में, अगर आपने याद हो आपको, हमने ऐसे डिकॉयज डिप्लॉय कर दिए डीआरडीओ को बनाए हुए, जो जिनका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर एक फाइटर जेट की तरह था. तुरंत इनके रेडार आ जाते थे. जैसे ही रेडार इनके ऑन होते थे, सो द रेडार वाज डिटेक्टेड एंड द डिटेक्टेड रेडार वाज डिस्ट्रॉयड विद अ ड्रोन. तो हो क्या गया था कि इनके एक एक करके रेडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वो हम उड़ाते जा रहे थे. तो वर्चुअली क्या हो रहा था, पाकिस्तान अंधा होता जा रहा था. अंधा हो रहा था. जबकि आपको चाइना से रियल टाइम सैटेलाइट डेटा मिल रहा था, तो भी हम इसको अंधा कर रहे थे. ये एक कंप्लीट एयर डिफेंस पिक्चर ले नहीं पा रहा था. एयर डिफेंस की तो बात छोड़िए पाकिस्तान की. अच्छा, this created physical gaps by destroying radar systems. It also created procedural gaps because Pakistani operators became uncertain. अब इनको ये पता ही नहीं है कहां से आएगा, कौन आएगा, कैसे मारेगा. ठीक है. पाकिस्तान अनाउंस दैट इट विल टीच इंडिया. तो ये जो लेटर पार्ट है ना 9-10 का, पाकिस्तान अनाउंस दैट इट विल टीच इंडिया अ लेसन ओवर द नेक्स्ट 48 आवर्स. तो यहाँ पे जांगिया बनियान फट चुका था, बहुत बुरे से इनकी पिलैया हो चुकी थी. उसका कह रहे थे 48 घंटे में घुटने में बैठा के हम भारत को मारेंगे. राइट. बट इवेंचुअली इनकी इनकी लुंगी फटी हुई थी, बनियान फटी हुई थी, जंगिया फटा हुआ था, और उसके बाद ये घुटने बैठे हुए थे कि सॉरी पापा प्लीज, वो सीज फायर करके कुछ होता है पापा, वो सुबह सुबह दे दो प्लीज पापा. दैट वाज द. और ये फेक न्यूज फैला रहे थे कि हमारे न्यूक्लियर कमांड का एक मीटिंग है सुबह 10 बजे, ऑल दैट क्रैप. जबकि 9 साढ़े 9 बजे दे वर कॉलिंग इंडिया. राइट. So Pakistan expected a major response to begin around the indicated time, but Pakistan folded after 8.5 hours. India conducted 4 waves of air attacks. मतलब इन्होंने ये तक कहा कि भाई जो एयर अटैक्स थे उसमें ये था, हमारे सीज फायर तक हो चुका है, सीज फायर की बात तक हो चुकी है, उधर से कॉल भी आ चुका है, बट स्टिल हमें लगा यार लेट्स नॉक सम मोर टारगेट्स एंड देन 5 बजे हम सीज फायर करेंगे. लेट्स फिनिश इट ऑन अ विन, है ना, और ठोकते हैं थोड़ा इनके. अच्छा. So then he said कि भाई what's important in Op Sindoor is contact plus non-contact warfare, land, air, maritime, cyber, electromagnetic spectrum, space, kinetic, non-kinetic, सब कुछ था. And it was non-linear. भाई ऐसा नहीं था कि एक के बाद एक, पैरेलल डोमेन्स में अलग अलग लड़ाइयां चल रही थी, एस्केलेशन अलग अलग लेवल पे चल रहा था, एंड इट वाज जस्ट इंटीग्रेटेड. तो ये पूछते हैं भाई पाकिस्तान ने 9:30 बजे कॉल क्यों किया? व्हाई डिड दे कॉल at 9:30? So Chauhan now explains the turning point. Pakistan had initially believed that it could continue the fight for 48 hours. Instead, it folded in 8.5 hours. Why? His first explanation is that Pakistan did not properly understand the effectiveness of its own strike. पाकिस्तान के पास एक्चुअली कोई प्रूफ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान के स्ट्राइक्स एक्चुअली किसी काम के आ रहे हैं. तो फेक इमेजेस यूज कर रहे थे, कहीं आग वाग की फोटो लगा रहे थे, इंडिया की फोटो लगा रहे थे, और ट्विटर पे वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि भाई हम जम्मू को गिरा दें, हम श्रीनगर एयरबेस को गिरा दें. मतलब वो बहुत बहुत उन्होंने कोशिश की एआई की इमेजेस यूज करके. दे कुडंट, दे हैड नो प्रूफ. ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी खुद रिपोर्ट कर रहे हैं भाईजान नूर खान एयरबेस. So what happened is it blew them up morally, है ना. उनका इमोशन वो टूट चुका था. It assumed it has achieved physical damage, but it did not actually know the results. India on the other hand had much better knowledge of what was happening. By approximately 9:30, Pakistan will become aware of the deteriorating air capability. अब क्या होता है कि आप जब नूर खान एयरबेस, ये चकलाला, सरगोदा, इनको आप जब फोड़ फाड़ देते हो, तो आप क्या होता है, आप खुद अपनी एयर पावर को डिप्लॉय नहीं कर पाओगे, है ना. आपके डिप्लॉय करने में अब वीकनेसेस आने लगे. कहां से डिप्लॉय कर सकते हो, इसमें वीकनेसेस इसलिए आप बोलते हैं ना इमरजेंसी लैंडिंग ग्राउंड, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, हिडन एयर स्ट्रिप्स आप क्यों बनाते हो? पुराने एयर स्ट्रिप्स को क्यों रीएक्टिवेट करके रखते हो? ताकि आप ऐसे किसी सिचुएशन में जब आपके एयर स्ट्रिप्स के ऊपर एयर स्ट्राइक्स हो जाए, है ना, जब वो फट जाए, तो आप तुरंत एक ऑल्टरनेट कंटिजेंसी प्लान बना के तुरंत यू फायर बैक. बट इनके साथ ऐसा हो रहा था कि हर जगह जहां जहां इनके इंपॉर्टेंट एयरबेस थे वो ठुक चुके थे, ब्रह्मोस पड़ चुका था. और इससे पहले वाली रात को जो इन्होंने कोशिश किया था, वो इनकी जो गलती वही थी, फतेह टू मूविंग टुवर्ड्स दिल्ली. तो उन्होंने एक यार उठा के एक मिसाइल डाल दिया था कि दिल्ली में मारने के लिए. इट वाज नॉट न्यूक्लियर मिसाइल, बट इट वाज अ न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल. इट वाज अ बैलिस्टिक मिसाइल व्हिच वाज कमिंग टुवर्ड्स दिल्ली, व्हिच वाज इंटरसेप्टेड इन हरियाणा नियर सिरसा. एज यूजुअल हरियाणा इंटरसेप्ट्स एनी अटैक टुवर्ड्स इंडिया. हरियाणा ने वो इंटरसेप्ट कर दिया, है ना. तो ये सारा काम हो गया था. उसके बाद ये कहते हैं
कि पाकिस्तान फेस्ड अ डेंजरस एसिमेट्री। उसके बाद कहते हैं चौहान एड्स दैट नेवी एंड द एलओसी एज अदर सोर्सेज ऑफ प्रेशर। सो वो जो न्यूज उस टाइम में बताई गई थी ना, जो आज तक वास्तक ने बताई थी कि नेवी यहां पहुंच चुकी है कराची बॉम्बिंग, दैट वाज बेसिकली साइऑप्स, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इट वाज टेलिंग पाकिस्तान दैट वेरी सून यू विल नॉट हैव अ कराची एनीमोर। बहुत सारी अभी डिटेल्स बाकी है, इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा अगर आप बोलेंगे तो। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में डाल दो यार। आप कमेंट डालोगे तो जरूर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।